कैसे हैं दोस्तों। वर्ल्ड वार 2 यानी दूसरी जंग अजीम की शिद्दत अपने अरूज पर थी। पूरा यूरोप जंग की आग में जल रहा था और समंदरों पर इत्तेहादी और जर्मन बहरी अफवाज की जंगों की गनगरज सुनाई दे रही थी। ऐसे में नाजी जर्मनी ने एक ऐसा हथियार दुनिया के सामने पेश किया जो अपनी नौइयत में बेमिसाल था। इस जहाज का नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मन सल्तनत का गरूर था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जदीद जंगी जहाज था जिसे 1936 में तमीर करना शुरू किया गया और 1939 में पानी में उतारा गया। इसकी लंबाई 823 फीट और वजन 50,000 टन और ऊंचाई एक 15 मंजिला इमारत के बराबर थी। इस पर लगी तोपें 15 इंच डायामीटर की थी जो 35 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती थी। जब बिस्मार्क ने पानी छुआ तो बरतानवी नेवी के दिलों पर खौफ की लहर दौड़ गई। जर्मनी के बेहतरीन इंजीनियर और डिजाइनर ने बिस्मार्क पर कई साल मेहनत की। इसका ढांचा 30 सेंटीमीटर मोटे स्टील से तैयार किया गया जो किसी भी तोप या बम के वार को रोक सकता था। इसके डेक पर 8 बड़ी तोपें, 12 दरमियानी तोपें और 16 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और जदीद रडार सिस्टम लगे थे। इसकी रफ्तार 30 नॉटिकल मील थी जो उस वक्त के ज्यादातर जंगी जहाजों से तेज थी। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये समंदर का राक्षस था जिसका मकसद बरतानवी नेवी की कमर तोड़ना था। बिस्मार्क का नाम जर्मनी के अजीम चांसलर ओटो वन बिस्मार्क के नाम पर रखा गया जो जर्मन इत्तेहाद का बानी कहलाता था। इस जहाज को नाजी जर्मनी के गरूर और बर्तरी की अलामत के तौर पर पेश किया गया। मई 1941 जर्मनी ने बिस्मार्क को बहरे उकियानूस में भेजा। बिस्मार्क के साथ प्रिंस यूगन नामी क्रूज भी था। इनका मिशन था कि बरतानिया को माशी तौर पर तबाह करने के लिए इसकी सप्लाई लाइंस पर हमले करें जिसमें ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स को डुबोना और बरतानवी नेवी को चैलेंज करना था। ये मुहिम सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन ना थी, ये बरतानवी सल्तनत के दिल पर सीधा हमला था। जर्मनी की इस हिकमत अमली को बहरी नाकाबंदी तोड़ने का नाम दिया गया। बिस्मार्क को मुकम्मल राजदारी में समंदर की गहराइयों से होते हुए बहरे उकियानूस में पहुंचना था। 24 मई 1941 की सुबह ग्रीनलैंड के करीब डेनमार्क स्ट्रेट में बिस्मार्क का सामना हुआ। बरतानिया के फख्र शिप जिसका नाम HMS हुड था। HMS हुड इस वक्त बरतानवी नेवी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक तरीन जंगी जहाज था और इसके साथ HMS प्रिंस ऑफ वाल्स भी था जो जदीद जंगी जहाज था। 2 समंदरी राक्षस और 2 सल्तनतों का गरूर अब टकराने जा रहा था। जो ही बिस्मार्क और हुड एक दूसरे के करीब आए तो तोपों की गनगर्ज सुनाई देना शुरू हो गई और इन दोनों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। सिर्फ 5 मिनट में बिस्मार्क की एक गोली हुड के गन पाउडर मैगजीन पर लगी और एक जोरदार धमाके के साथ HMS हुड 2 हिस्सों में टूट गया और फिर सिर्फ 3 मिनट में हुड समंदर की गहराइयों में जा चुका था। 1418 अफराद में से सिर्फ 3 अफराद बच पाए। ये वो पल था जब बरतानवी नेवी के गरूर को जबरदस्त चोट पहुंची थी। HMS हुड की तबाही के बाद बरतानवी नेवी ने अपनी पूरी ताकत बिस्मार्क की तलाश में झोंक दी। 8 जंगी जहाज, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दर्जनों त्यारे और रडार ट्रैकिंग सब बिस्मार्क के ताकुब में थे और वजीर आजम चर्चिल ने हुक्म दिया, सिंक द बिस्मार्क एट ऑल कॉस्ट। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं था बल्कि बरतानवी नेवी की इज्जत का सवाल बन चुका था। HMS हुड को डुबोने के बाद
बिस्मार्क समंदर की वसअतों में गुम हो गया और बरतानवी नेवी का मकसद सिर्फ एक था, इस कातिल को ढूंढकर गर्क करना। HMS हुड की तबाही का जख्म बरतानवी नेवी के दिल पर बहुत गहरा था। एडमिरल टोवे की कमान पर बरतानवी नेवी ने बिस्मार्क के ताक़ुब में अपना हर वसीला झोंक दिया। बरतानवी जंगो जहाज़ों के स्क्वाड्रन्स शुमाली उकियानूस की लहरों पर बिस्मार्क की तलाश में निकल पड़े। एयरक्राफ्ट कैरियर्स HMS आर्क रॉयल से लॉन्च किए गए त्यारे फिजाओं में बिस्मार्क का सुराग लगाने की कोशिश में थे। बहरी जासूस त्यारे हर रोज हजारों मील प्रवास करते और रडार सिग्नल्स का पीछा करते। बिस्मार्क के कैप्टन और एडमिरल ने फैसला किया कि वो फ्रांस के साहिल की तरफ बढ़ेंगे ताकि जर्मन यू बोट्स करीब जाकर हिफाजत हासिल की जा सके और पहली लड़ाई में जो बिस्मार्क को नुकसान पहुंचा था उससे ठीक किया जा सके। ये जिंदा रहने की दौड़ थी। बिस्मार्क का मकसद मंजिल तक पहुंचना और बरतानवी नेवी का मकसद इसे डुबोना था। अब यहाँ लुका छुपी का खेल शुरू हो चुका था। बरतानवी नेवी को एक चालाक दुश्मन का सामना था। बिस्मार्क बार बार कोर्स बदलता, रफ्तार बढ़ाता और खराब मौसम का फायदा उठाकर नजरों से ओझल हो जाता। कई बार ऐसा हुआ कि बरतानवी जहाज बिस्मार्क के करीब आए, मगर शदीद धुंध, तूफानी लहरों और अंधेरी रात ने बिस्मार्क को इनकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। चर्चिल का पैगाम एडमिरल टोवे को भेजा गया, यू मस्ट फाइंड एंड डिस्ट्रॉय द बिस्मार्क, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये एक कातिल जहाज और एक जख्मी बहरिया की इज्जत की जंग बन चुकी थी। 26 मई 1941 की शाम बरतानवी त्यारों ने बिस्मार्क को बिल आखिर तलाश कर ही लिया। HMS आर्क रॉयल के स्वॉर्डफिश टॉर्पीडो बम्बार्स ने हमले की तैयारी की। इन त्यारों का मॉडल पुराना था, वो खुली कॉकपिट में बैठे पायलट के रहमो करम पर थे, लेकिन इनके हौसले बुलंद थे। हमले की पहली वेव की टॉर्पीडो बिस्मार्क को ना लग सकी, लेकिन दूसरी वेव में एक टॉर्पीडो बिस्मार्क के स्टेरन पर लगी और यही वो पल था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। टॉर्पीडो के वार से बिस्मार्क का स्टीयरिंग जैम हो गया और वो सिर्फ एक दायरे में घूमने पर मजबूर हो गया। ना रफ्तार बढ़ा सकता था और ना ही अपना रुख बदल सकता था। अब यहाँ थोड़ी देर ठहर कर सोचिए कि एक इतना ताकतवर जहाज, इतना महंगा, इतना खतरनाक, और दूसरी तरफ एक सस्ता त्यारा और एक टॉर्पीडो, और बिस्मार्क की किस्मत पर मोहर लग गई। अब बिस्मार्क एक आसान शिकार बन चुका था, जो हमला तो कर सकता था लेकिन खुद को बचा नहीं सकता था, क्योंकि वो अपना रुख ही चेंज नहीं कर सकता था। बिस्मार्क की आखिरी रात बहुत खौफनाक थी। इसके अमले को मालूम था कि सुबह इन पर बरतानवी जहाज टूट पड़ेंगे और शायद इनमें से कोई भी जिंदा ना बच सके। कैप्टन लिंडमैन ने अपने अमले को आखिरी बार मुखातब किया और कहा, वी विल फाइट अंटिल द लास्ट शेल, वी विल नॉट सरेंडर। ये सुनते ही बिस्मार्क के अमले ने तोपों को तैयार करना शुरू किया। गोला बारूद को डेक पर लाया गया और अपने फौलादी ड्यू हैकल को एक अज़म के साथ आखिरी जंग के लिए तैयार किया। अब ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये आखिरी सांस तक लड़ने मरने की कसम थी। सूरज की पहली किरणों के साथ ही बरतानवी नेवी का हमला शुरू हो गया। HMS किंग जॉर्ज वी और HMS रोडने ने तोपों का धाना खोल दिया। बिस्मार्क ने आखिरी दम तक जवाबी गोलाबारी की, मगर अब वो कमजोर हो चुका था। बिलाखिर बिस्मार्क की तोपें खामोश हो गईं और इसका ढांचा तबाह हो गया और समंदर की तह की तरफ जाने लगा। फौलादी गुरूर समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन होने को तैयार था। जब बिस्मार्क का फौलादी जिस्म बरतानवी जहाज़ों की गोलाबारी से चूर चूर हो चुका था, तो समंदर ने इस ड्यू हैकल जहाज को अपनी गहराइयों में समेटना शुरू किया। बरतानवी नेवी ने टॉर्पीडो के आखिरी वार से बिस्मार्क की कमर तोड़ दी।
پانی اس کے ڈیک پر چڑھتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بسمارک ایک آہنی تابوت بن کر سمندر میں غرق ہو گیا۔ ایک ایسا جہاز جو طاقت کی علامت تھا اب سمندر کے اندھیروں میں دفن ہو چکا تھا۔ بسمارک کے 2200 میں سے صرف 114 افراد کو بچایا جا سکا۔ زندہ بچ جانے والوں نے بعد میں بتایا کہ کس طرح جہاز کے ڈوبنے کے وقت ہر طرف اندھیرا، چیخ و پکار اور گہرے پانی کی دہشت تھی۔ کچھ سیلر ٹوٹے ڈیک کے ٹکڑوں پر تیرتے رہے، کچھ کی برطانوی جہازوں کے عملے نے ریسکیو کیا۔ بسمارک کے ملبے کے ساتھ ہزاروں خواب، امیدیں اور ایک سلطنت کا غرور ڈوب چکا تھا۔ کئی دہائیوں تک بسمارک کا ملبہ سمندر کی گہرائیوں میں چھپا رہا۔ 1989 میں ڈاکٹر رابرٹ بیلرڈ نے، جس نے ٹائٹینک کا ملبہ بھی ڈھونڈا تھا، بسمارک کے ملبے کی تلاش شروع کی۔ جدید سمبرین، سونار، ریڈار اور کیمرہ ٹیکنالوجی کی مدد سے بالآخر بسمارک کا ملبہ 4700 میٹر گہرائی میں ملا، فرانس کے ساحل سے 650 کلومیٹر دور۔ بسمارک اب بھی ویسا ہی لیٹا تھا، گویا لڑائی کے لیے تیار ہو، مگر وقت اور قدرت کے سامنے ہارا ہوا۔ بسمارک کا ڈھانچہ سمندر کی تہہ میں تقریباً مکمل حالت میں موجود ہے۔ توپوں کی پوزیشن وہی تھی جیسی آخری لڑائی میں تھی۔ ملبے پر گولہ باری کے نشانات، ٹارپیڈو کے دھماکوں کے زخم اور ٹوٹے ڈیک آج بھی اس خوفناک لڑائی کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ ملبہ تاریخ کی سب سے بڑی سمندری لڑائیوں میں سے ایک زندہ ثبوت ہے۔ بسمارک کی تباہی نے دنیا کی بحری پالیسی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد سمندری جنگ میں ایئر پاور کی اہمیت بڑھ گئی اور ایئر کرافٹ کیریئرز کو مرکزی حیثیت مل گئی۔ بسمارک کی داستان آج ہر نیول اکیڈمی میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک انتباہ کہ صرف طاقت کافی نہیں، حکمت اور انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسمارک کی گن گرج آج بھی سمندر پر گونجتی ہے، بطور سبق، بطور کہانی، بطور عبرت۔ بسمارک پر کئی فلموں، ڈاکومنٹریز، گانے اور کتابیں لکھی گئیں۔ مشہور گانا سنک دا بسمارک کئی سال تک ہٹ رہا۔ بسمارک کی کہانی آج بھی جنگ، بہادری اور انجام کے موضوع پر سب سے زیادہ پڑھی اور دیکھی جاتی ہے۔ ایک جہاز، ایک لڑائی اور ایک داستان جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔